Hello everyone, welcome once again on Biology One Shot. Dear class 9 students, हम लोग चैप्टर सेल कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका क्लास 9th में नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल चैप्टर के अंदर ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 2 लेक्चर्स. नाउ टुडे वी आर ऑन द थर्ड लेक्चर जिसके अंदर हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज 5.2.2. 5.2.1 के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था इन डिटेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, बट इन 5.2.2 वी विल बी स्टडिंग सेल वॉल. ये बेसिकली हम लोग सेल जो है एक पूरा एज अ होल यूनिट उसके सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, ऐसे करके हम पूरे एक सेल को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के डिटेल्स. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पहले तो कि सेल वॉल क्या होता है और सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन बनता है वो आता है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ये एक जनरलाइज टेंडेंसी, राइट? तो सेल वॉल इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल पाई जाए. सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, एंड सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर किंगडम फंजाई. इन सबके पास में भी सेल वॉल की प्रेजेंस होती है. हालांकि ये सभी सेल वॉल्स नेचर वाइज डिफर करती है, केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज डिफर करती है. प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है बच्चों, ये जनरली मेजॉरिटी पोर्शन इसका सेल्यूलोज फॉर्म करता है. सेल्यूलोज मेजर पोर्शन है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स का. सेल्यूलोज के अलावा भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, सुबेरिन, ऐसे कई सारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज के अलावा सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल में पाए जा सकते हैं. पर मैक्सिमली बोला अगर मैंने कि मैक्सिमली किस चीज का बना है तो वो हो जाएगा सेल्यूलोज. ठीक है, तो सेल्यूलोज मैक्सिमम, और इसके अलावा जो भी ये चीजें हैं ये प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. डिपेंड करता है कि हम कौन से प्लांट सेल की बात कर रहे हैं. जैसे कि प्लांट सेल में ढेर सारे प्लांट सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा है या कॉलिनकाइमा है या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है. कौन से टिश्यू की प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, सेल वॉल सब में अलग अलग होगी. किसी में सेल वॉल पतली सी होगी, किसी में सेल वॉल बहुत मोटी होगी, किसी में सेल वॉल और भी ज्यादा मोटी होगी. तो इट विल बी वेरिएबल, इस कारण से कॉम्पोजिशन भी वेरिएबल होता है. बैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक नेचर की नहीं होती, प्लांट सेल के जैसी नहीं होती. इंस्टेड ये बनी हुई होती है लिपोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर. मतलब जनरली हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स की मैक्सिमम प्रेजेंस देखने को मिलती है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, और साथ ही में और भी कुछ हो सकता है, वो है लिपोपॉलीसेकेराइड. ये दो चीजें हो सकती हैं एक बैक्टीरिया की सेल वॉल में. ठीक है, इसके अलावा फंगस या किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं इनकी सेल वॉल में मैक्सिमम अमाउंट में जो कंपाउंड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं काइटिन. काइटिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही होता है. ठीक है, पर अभी हमने जितने भी सारे टाइप्स के सेल वॉल पढ़े, हमने ये नोटिस किया कि सेल वॉल किस में नहीं प्रेजेंट होता है, और वो है हमारे एनिमल सेल्स में. एनिमल सेल्स विल नेवर शो द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल. Cell wall can be found in plant cells, it can be found in bacteria, it can be found in the fungi also. So hopefully this is very clear to all my students. अभी हम लोग प्लांट सेल की सेल वॉल की डिटेल्स जान रहे हैं. ठीक है, हमारे क्लास 9th एनसीईआरटी के सिलेबस में सेल वॉल की डिटेलिंग जो दे रखी है वो मेजरली प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में दे रखी है. तो ये एक प्लांट सेल है. ठीक है, इस प्लांट सेल की जो ये आउटर मोस्ट लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल के इनर साइड पे एक प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे और कॉम्पोजिशंस देखे जा सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई,
इसके अलावा हमें दिख रहा है न्यूक्लियस, हमें दिख रहा है वैक्यूल, और देखेंगे तो वैक्यूल जो है ये न्यूक्लियस से भी बहुत बड़ा है। जनरली सेल्स में न्यूक्लियस बड़ा होता है, एनिमल सेल वगैरह में, पर प्लांट सेल में मेजॉरिटी पोर्शन, कई बार तो प्लांट सेल का 90% के आसपास पोर्शन भी वैक्यूल ऑक्यूपाई करके बैठते हैं। तो इसके कारण से सेल के अंदर न्यूक्लियस को कॉर्नर पे शिफ्ट कर दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉर्नर पे, गोल्जी बॉडी कॉर्नर पे सेल के अंदर शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया न्यूक्लियस ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इस पूरे के पूरे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, हमें गोल्जी दिख रहा है, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी सेल ऑर्गेनल्स वाले पोर्शन में। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, हम सबके लेबलिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज राइट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, ओके। अभी आप देखो सेल वॉल, इस सेल वॉल के अंदर जो हमें डायग्राम दिख रहा है, क्या हम ये देख सकते हैं कि प्लांट के सेल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, फंगस के सेल को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है और बैक्टीरिया के सेल को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एनिमल सेल। क्योंकि एनिमल सेल के पास में आउटर मोस्ट होता है केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑन द अदर हैंड जब हम प्लांट सेल को देखते हैं तो बोलते हैं अरे वाह इतना प्रिविलेज्ड है कि इसके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि इसको बचा के रखती है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस से। बारिश आ गई तो भी प्लांट वैसे के वैसे खड़ा दिखता है हमें, आंधी तूफान आ गए तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लांट अपने आप को बचाने की ट्राई करता है। तो प्लांट के सेल्स अब्रेजन के शिकार नहीं होते क्या? क्या उनको हवा से रगड़ नहीं लगती? लगती तो है, लेकिन तब भी बचा कौन लेता है उन्हें? बचा लेता है उन्हें इनका सेल वॉल। सो सेल वॉल will be making them resistant or we can say protecting them from the harmful or harsh effects of the external environment, ठीक है। तो ये हुआ सेल वॉल। अब सेल वॉल किस चीज की मिलके बनी है ये तो हमने पहले ही देख लिया है, लेकिन तब भी एक प्लांट सेल के सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। ये क्लास 9th के लेवल पे नहीं है, लेकिन तब भी कई बच्चे फाउंडेशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सेल वॉल का जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसे देखो ध्यान से। ये इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जितना भी पोर्शन ग्रीन में दिख रहा है ये पूरा का पूरा सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ये सब होंगे, और सेल वॉल बाहरी हिस्सा है, ठीक है। तो ये सेल वॉल को जो हम देखते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सेल वॉल जो है यहाँ पर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और ये फाइबर्स कौन है? सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। सेल्यूलोज क्रॉस लिंक कर करके सेल वॉल बना रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझाना चाहती हूं मैं इस डायग्राम के थ्रू कि आप ये समझिए सेल वॉल जो होती है बच्चों, इसमें तो काफी बड़े बड़े गैप्स हैं। देखो ये बड़े बड़े गैप्स दिख रहे हैं, है ना। तो सेल वॉल प्रोटेक्शन तो कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सेल वॉल परमिएबिलिटी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। परमिएबिलिटी अलाउ करेगा और फ्रीली परमिएबिलिटी अलाउ करेगा, क्योंकि गैप देखो कितने बड़े बड़े है ना। तो अगर बाहर से पानी को अंदर आना हुआ तो आराम से आएगा वो सेल वॉल से होते हुए, उसको कोई टेंशन नहीं है। फ्रीली परमिएबल होती है सेल वॉल, ठीक है। जैसे सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सेल वॉल के कंपैरिजन में। सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंपैरेटिवली लेस परमिएबल मान सकते हैं अपन उसको, क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल है। तो सेल वॉल के लिए ये बात ध्यान रखें कि सेल वॉल में क्योंकि क्रॉस लिंक माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज प्रेजेंट है, बहुत बड़े बड़े गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ ही साथ में ये फ्रीली परमिएबल भी होती है टूवर्ड्स मेनी थिंग्स वी कैन से, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, ठीक है। सेल वॉल इज नेवर अ हिंड्रेंस, ये कभी भी रुकावट नहीं होती किसी भी चीज के आने या जाने में, ओके। आप देखो इसके अलावा और क्या है, तो हम देखेंगे कि हेमीसेल्यूलोज नाम के कुछ और फाइब्रस स्ट्रैंड्स भी प्रेजेंट है जो कि सेल्यूलोज के साथ में मिलके बैठे हुए हैं। और इसके अलावा पे अपन देखते हैं पेक्टिन नाम का एक कंपाउंड भी प्रेजेंट है।
तो बच्चों इस तरीके से देखा जाए तो तीन चीजों से मिलकर सेल वॉल बन रही है। एक हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज, एक हो जाएगा हमारा हेमी सेल्यूलोज और एक हो जाएगा हमारा पेक्टिन। ये तीनों चीजें प्रेजेंट है सेल वॉल को बनाने के लिए। ओके, अच्छा, सेल वॉल के भी बाहर प्लांट सेल में कुछ होता है क्या? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप समझना कि एक सेल वॉल है और दूसरी सेल वॉल है। ये ऑलरेडी दोनों के दोनों जो हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं। इनको चिपकाना बहुत आसान नहीं होगा अगर मैंने बीच में कुछ ग्लू लाइक नहीं लिया तो। दो फाइबर्स हैं, उनको चिपका लोगे आसानी से, डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो वो दोनों सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर्स, सेल वॉल्स, फाइब्रस होने के कारण से चिपकते नहीं आसानी से, इसीलिए बीच में जो है एक ग्लू लाइक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के सेल वॉल के बीच में। ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, इसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल है, इनके बीच में एक ग्लू लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है और वो ग्लू लाइक सब्सटेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज बेसिकली a adhesive kind of glue-like substance present between the two adjacent plant cells। मैं इसको adhesive क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये बनी हुई होती है कंपाउंड से जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम पेक्टेट, एंड साथ ही साथ में कभी कभी इसमें मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है जो कि स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा सा होता है। कभी भी आपने नींबू देखा है, लेमन, अगर आपने देखा है तो लेमन को कभी आप सड़ते हुए देखना, तो लेमन बहुत चिपचिपा हो जाता है। हैव यू एवर सीन दैट? लेमन को टच करके बोलोगे ओ इट्स वेरी स्टिकी, खराब हो गया ये। उसकी आउटर कोटिंग जो है वो चिपचिपी हो जाती है क्योंकि उस लेमन की आउटर कोटिंग में बहुत सारी मात्रा में पेक्टिन प्रेजेंट होता है, एंड पेक्टिन का जनरल नेचर ही स्टिकी या चिपचिपा होता है। ठीक है, जैसे ही वो एंजाइमेटिक कांटेक्ट में आता है वो डिग्रेड होके चिपचिपा नेचर का हो जाता है। तो कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट दो सेल वॉल को एडहेयर करने में हेल्प करेंगे, चिपकाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई सेल वॉल के बारे में। तो क्या समझे हम लोग? प्लांट सेल्स के पास में सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन नाम के सब्सटेंस की बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, मिडल लैमेला के अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और ये इनको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, बहुत ज्यादा अब्रेजन वगैरह का शिकार नहीं होते प्लांट सेल्स क्योंकि उनके पास में एक सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में ये डायग्राम देखते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैसे तो ऑलरेडी पढ़ा था, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमने प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था। तो प्लाज्मोलाइसिस में मैंने बताया कि प्लांट सेल जो है उनके पास में सेल वॉल होती है तो एडवांटेज मिल जाता है उनको। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट सेल के अंदर से जो है हम बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म का वाला पोर्शन जो है पूरा श्रिंक हो जाएगा एक तरीके से। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में साइटोप्लाज्म या फ्लूइड बाहर आ जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा सेल कभी भी श्रिंक नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, अंदर का पोर्शन प्लाज्मोलाइज जरूर हो जाता है। वैसे ही अगर मैंने एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जहां पर बाहर वाटर ज्यादा है और सोल्यूट कम है, ऐसे केस में बाहर से वाटर प्लांट सेल के अंदर आएगा और उसको पूरा फुली टर्जेड बना देगा। जितना पॉसिबल है साइटोप्लाज्म उतना वो फूल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद में वॉल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी साइटोप्लाज्मिक प्रेशर के अगेंस्ट में। आप सबने वो लॉ पढ़ा हुआ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं जितना प्रेशर लगा रही हूँ दीवार पे, दीवार भी उतना ही प्रेशर मेरे पे लगा रही है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। वैसे ही साइटोप्लाज्म अंदर से सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा होता है, तो सेल वॉल भी अंदर से बाहर से प्रेशर लगा रही होती है अंदर के साइटोप्लाज्म पे बराबर बराबर वाला, ताकि उसका शेप डिफॉर्म नहीं हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस के फिनोमेना को समझते हैं। ये एक प्लांट सेल है बच्चों, इस प्लांट सेल को मैंने रख दिया है एक ऐसे सॉल्वेंट में जिस सॉल्वेंट के अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, मतलब कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है कंपैरिजन टू दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो जैसे धीरे धीरे क्या होगा कि इसका साइटोप्लाज्म लॉस हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म लॉस हो रहा है तो हमारे सेल का साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जो है उससे पानी बाहर लीक होके आ रहा है, थोड़ा और पानी बाहर लीक होके आ रहा है,
थोड़ा और पानी बाहर लीक होके आ रहा है, ऐसे आते 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 आप देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है जो सेल को, ये पूरा सेल अंदर से प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है। अच्छा, कभी कभी हायर लेवल पर जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह क्रिएट हो गई है, यहाँ पर कौन सा फ्लूइड भर गया होगा? तो हम बताएंगे कि इसका तो फ्लूइड बाहर आ रहा है ऑब्वियसली, थोड़ा सा मात्रा में यहाँ से हमारा जो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ये अंदर एंटर हो जाएगा। तो अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या फिल हो गया है इसमें, तो आप बता सकते हैं कि बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन hypertonic surrounding fluid gets filled। ठीक है, ऐसे लगे ही नहीं आपको कि यहाँ पे हवा प्रेजेंट है। कभी कभी बच्चों को इमेजिन होता है अरे यहाँ पे हवा आ गई, हवा नहीं है इधर, इधर फ्लूइड प्रेजेंट है, वो भी बाहर वाला फ्लूइड अंदर आ गया। ठीक है, गेट्स फिल्ड। ओके, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है, तो बाहर के सामान को अंदर आने से रोक तो पाने नहीं वाली वो, तो सेल वॉल की फ्री परमिएबिलिटी यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर सेल वॉल कैसे उसको रप्चर होने से प्रोटेक्ट कर रही है, उसको कंप्लीटली श्रिंक होने से प्रोटेक्ट कर रही है, हम ये देख पा रहे हैं। मैं इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर वापस से फ्रेश वाटर में रख दूंगी ना, तो ये फिर से नॉर्मल शेप का हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो प्लांट्स सेल में हमेशा वाटर का जो मतलब टॉनिसिटी है, हाइपोटोनिसिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सेल वॉल कैसे अलग अलग कंडीशन से प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है ये हमने यहाँ पर समझा। ओके, तो होपफुली ये समझ में आया है सभी को। अब आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन लोग। एक पर्टिकुलर प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोयो लीफ। ठीक है, इसका कई जगह पर हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं रियो लीफ, क्योंकि कई सारे ऑथर इसको RHEO लिखते हैं, लेकिन हमारे NCERT वाले ने जो है दूसरा इसका नाम लिखा हुआ है, वो है रोयो लीफ। तो आप लोग रोयो लीफ भी बोल सकते हैं ऐसे, और रियो लीफ भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये प्लांट नजर आ रहा है, ये आप सबने कभी ना कभी देखा होगा। इस प्लांट के इनर साइड में ग्रीन दिखता है और आउटर साइड में पर्पल कलर नजर आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्लांट की लीफ ली और इस प्लांट की एक लीफ उठा ली है मैंने, मान लो मैंने ये लीफ तोड़ ली है। ठीक है, अब इस लीफ को तोड़ने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने इस लीफ के अंदर से ये पोर्शन जो है, एक मान लो मेरे पास लीफ है, तो मैं क्या करूंगी, फोरसेप की मदद से बहुत ही पतली सी एक लेयर इसकी निकालूंगी, बिल्कुल झिल्ली के तरह मेम्ब्रेनस। लीफ के ऊपर से पतली सी लेयर मैं खींच के निकाल रही हूँ। एक्चुअली में मैं एपिडर्मिस देखना चाह रही हूँ। मैं अपर एपिडर्मिस भी देख सकती हूँ, मैं लोअर एपिडर्मिस भी देख सकती हूँ। ठीक है, मैं कोई भी एपिडर्मिस इसकी निकाल के ऐसे देखना चाह रही हूँ। हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपन पहले ये समझ लेते हैं। ये हमारी NCERT की एक्टिविटी है। माउंट द पील ऑफ अ रोयो लीफ एंड इन वाटर ऑन अ स्लाइस एंड एग्जामिन सेल्स अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको रोयो लीफ की लीफ लेनी है, उसके अंदर से एक मेम्ब्रेनस पोर्शन निकालना है, उसके सेल्स को आपको वाटर में डालना है और उन सेल्स को आपको स्लाइड पे रखना है, और स्लाइड पे रखने के बाद में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। ये बात लिखी है। ठीक है, नोट दी स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन्स अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ऑब्वियसली हम जानते हैं ये बात तो, कि जब मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रही होंगी तो मुझे उसके सेल्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तब मुझे उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहे होंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हम सब जानते हैं सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल का, जो कि मुझे दिख रहा होगा अगर मैंने उसकी एक लीफ की स्लाइस लेके चेक किया तो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं उसी सेगमेंट को उठा लेती हूँ वापस से माइक्रोस्कोप पे से उठा के, और मैं उसको स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में डाल देती हूँ, शक्कर वाले सोल्यूशन में या फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन में।
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उस रियोलीफ के जो हमारी छिलका हमारे पास में है उसको मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल रही हूँ, ठीक है। वो सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है या शुगर ज्यादा है पर वाटर कम है, ऑब्वियसली सल्यूट ज्यादा है पर सॉल्वेंट कम है। ऐसे किसी भी केस में क्या होना चाहिए हम जानते हैं, हमने अभी इसके पहले जो फिनोमेना ऑब्जर्व करी प्लाज्मोलाइसिस, वो होना चाहिए, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल्स का वो लीक होके बाहर आता है और अंदर से हमारा सेल जो है प्लाज्मोलाइज नजर आने चालू हो जाता है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैप दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये किया, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा। तुम लोगों के लिए मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट के को समझने के लिए बहुत ही विजुअल स्लाइड्स का इस्तेमाल किया बच्चों, तो इस स्लाइड्स को ध्यान से देखो, तो मैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कोई भी डाउट इसके बाद में नहीं होगा। ये देखते हैं, तो ये हमारा प्लांट है रोयो लीफ। मैंने क्या किया, इस प्लांट के रोयो लीफ जो है इसके थोड़ा सा ब्लेड से ये एक पोर्शन छोटा सा निकाल दिया। आप चाहे तो फोर्सेप्स से भी निकाल सकते हैं हल्की सी झिल्ली इस लीफ की, पर आपने इसकी लीफ को ऐसे स्लाइस कर लिया है पीछे से टिश्यू बनाने के लिए। अब आप देखेंगे कि आपके पास स्लाइस्ड पोर्शन आ गया है, तो ये देखो ये रोयो लीफ के स्मॉलर स्लाइसेस हैं टिश्यूज के, जिनको मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ। मैंने एक पेंट ब्रश की मदद से इसको पानी में डाल दिया और अभी पानी में आराम से तैर रहे हैं। अब मैंने इसे उठाया और मैंने इसके अंदर से चेक करना चाहा है कि ये कैसा नजर आता है। तब मैं जब देखती हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है कि ये ऐसा कुछ आता है माइक्रोस्कोप के अंडर। ये एपिडर्मिस है ना, क्योंकि तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टोमेटा भी नजर आ रहे हैं। देखो ये स्टोमेटा आ गया है ना, स्टोमेटल अपर्चर भी नजर आ रहे हैं और बाहर के साइड के सेल्स भी दिख रहे हैं। ये सेल्स दिख रहे हैं मुझे, तो ये सेल वॉल दिख रही है ना, ये सेल वॉल दिख रही है। और मुझे कई सारे स्मॉलर बहुत ही माइन्यूट, जो आप बहुत ध्यान से विजुअलाइज करेंगे तो दिखेंगे मुझे कई सारे इसमें डॉट ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर होपफुली आपको दिख रहा हो, बहुत माइनर डॉट ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स भी इसमें हमें दिख रहे हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, उसको शुगर सोल्यूशन में डाल दिया। जब मैंने शुगर सोल्यूशन में डाल दिया है तब मैं क्या देख पा रही हूं कि जो हमारे सेल है इसके अंदर आप देखो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप आना चालू हो गया। दिख रहा है आपको क्यों आना चालू हो गया? क्योंकि अभी सेल प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है इसका। तो ये देखो ये गैप दिखने लग गया, ये प्लाज्मोलाइसिस की बिगिनिंग हो गई है, शुरुआत हो गई है। देखो ऐसा कुछ दिखता है ये। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो है इसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप आ जाता है और फ्लूइड जो है वो बाहर आ रहा है क्योंकि लीक होके, इसीलिए ये सेल प्लाज्मोलाइज्ड बन गया है। क्या ये सभी को समझ में आया है? तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि प्लाज्मोलाइसिस कैसा दिखता होगा ओरिजिनली होते हुए। नॉर्मली वाटर रखा था हमने, जब इन वाटर रखा था जब इस सेल को, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पर जैसे ही हमने इसे रखा है इन शुगर सोल्यूशन या फिर इन सॉल्ट सोल्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मैं रख रही हूं अगर, तो फिर यहां पर ये श्रिंकेज इनसाइड ऑब्जर्व होने चालू जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट ऑब्जर्व होना चालू जाता है। दिस इज हाउ प्लाज्मोलाइसिस विल बी अपीयरिंग, ठीक है। दिस इज अ प्लाज्मोलाइज्ड रोयो लीफ सेल इनसाइड द माइक्रोस्कोप वी कैन सी। ठीक है, इट इज प्लाज्मोलाइज्ड बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं, लेकिन हम अब एक बदलाव करके देखते हैं। बदलाव क्या है? मैंने ये रियो लीफ ली, इसको मैंने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। जब मैं बॉइलिंग वाटर में लीफ को डाल दूंगी तो सेल्स जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, सेल्स मर जाएंगे। सेल्स मर जाएंगे मतलब सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब अंदर अंदर डेड हो चुके, मर गए हैं, क्योंकि हमने उसको बॉईल कर दिया। ऐसा करने के बाद में जब मैं रोयो लीफ की फिर से स्लाइड बनाती हूँ तो क्या मुझे
उसको शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में रखने के ऊपर सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आएंगे जो कि मेरे को पहले आए थे, तो आई विल बी सेइंग नो, क्योंकि डेड प्लांट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऑस्मोसिस शो नहीं करेगी, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो भी बदलाव नहीं आएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो भी बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज अब वो एक डेड लेयर हो चुकी है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर डेड हो चुकी है तो इट वोंट बी अलाउइंग एनी एक्टिविटी, प्लाज्मोलाइसिस और टर्जिडिटी, स्वेलिंग, ठीक है। सो दिस इज, वी विल बी सेइंग हियर द क्वेश्चंस आंसर विल बी अ स्ट्रेट नो, नहीं होने वाला ऐसा कुछ, ठीक है। चलो अब आपका खत्म हो गया सेल वॉल वाला पोर्शन भी। अब अपन आ जाते हैं 5.2.3 के ऊपर, जो कि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं। हम एक जनरली यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को भी देखेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या होता है ये भी समझेंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये आपको एक दिख रहा है सेल, ओके, एनिमल सेल दिख रहा है। इस एनिमल सेल में आपको सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस दिख रहा है, बड़ा सा, ये रहा पर्पल में, 3 डायमेंशनल इमेज है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको समझना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले मैं ले जाऊंगी एक रिवर्स दिमाग से। याद करो कि आपने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था कि हमने एक अनियन पील की स्टडी की थी, अनियन पील एक्सपेरिमेंट वाले केस में, तब आपको याद है कि हमने जो सेल्स ऑब्जर्व किए थे वहां पर हमें डेंसली स्टेनिंग सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहा था। जब मैंने आयोडीन की मदद से हमारे प्लांट सेल्स को स्टेन किया था तो वी वर एबल टू ऑब्जर्व अ न्यूक्लियस विच वॉज समवट लाइक दिस। ये एक अनियन पील एक्सपेरिमेंट है, अनियन पील स्लाइड है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है। तो न्यूक्लियस डेंसली स्टेन करता है, ठीक है, न्यूक्लियस डेंसली स्टेन करता है, न्यूक्लियस डाइज को लेता है, ठीक है। जैसे हमने आयोडीन डाला या हमने और भी कोई डाई डाली होती, तो न्यूक्लियस इज अ डेंसली स्टेनिंग थिंग, बिकॉज न्यूक्लियस में ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है जो कि उस डाई को फटाफट से ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू, अगर मैं बोलूंगी कि क्या सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स ने इक्वली उस डाई को लिया है जितना न्यूक्लियस ने लिया है, तो हमारा आंसर नो होगा, क्योंकि सबका वेरिएबल डाइंग बिहेवियर होता है। न्यूक्लियस ज्यादा डाई ले सकता है, बाकी सब नहीं ले सकते, उसके केमिकल नेचर के ऊपर ये वेरिएबिलिटी आती है, ठीक है। अच्छा, इसका एक कारण और भी है बच्चों कि न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, माइन्यूट, तो वो पोर्स की मदद से डाई अंदर चले आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए न्यूक्लियस ज्यादा स्टेन हो पाता है कंपैरिजन टू अदर सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए या जिस भी प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम स्टेन करते हैं तो हम डाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ आयोडीन का ही इस्तेमाल नहीं होता, उसके अलावा और भी कुछ डाइज हो सकती हैं, जैसे कि मिथिलीन ब्लू, ये ब्लू कलर की डाई होती है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि कौन कौन से कलर की डाइज आ सकती हैं या कौन कौन से डाइज का इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेनिंग टेक्निक के लिए, टिश्यूज को ऑब्जर्व करना है, सेल्स को ऑब्जर्व करना है, तो मिथिलीन ब्लू हो सकती है। ये हमारी आयोडीन हो जाएगी, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर की होती है ये आयोडीन सोल्यूशन, लाइट ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देती है वो अलग बात है ना। लाइट ब्राउन कलर की होती है आयोडीन सोल्यूशन, लेकिन स्टार्च के साथ रिएक्ट करने पे ये ब्लू ब्लैक कलरेशन देता है। आपके माइंड में ब्लू नहीं हो जाना चाहिए इसका दिमाग में आंसर, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये है सैफ्रनिन, सैफ्रनिन रेडिश पिंक कलर की डाई होती है, या पिंकिश रेड बोल सकते हो, रानी कलर, पिंक कलर, डार्क पिंक, रेडिश, ऐसा टिंट होता है इसका। ये 3 डाइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट सेल्स को स्टेन करने के लिए, ठीक है। अब अपन अभी तक प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, रोयो लीफ देख रहे हैं हमने देख लिया बहुत सारे प्लांट सेल्स के विजुअल्स, अनियन पील देख लिया। एनिमल सेल का भी तो स्टेन बना के देखना चाहिए ना एक बार हमको कि कैसा दिखता है। तो एनिमल सेल के जब हम डाई करके देखते हैं तो क्या वहां पर भी हमें न्यूक्लियस दिखता है, हम ये देखना चाहते हैं, तो हम एक चीक सेल का स्टेन बनाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि बाहरी चीक की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो बक्कल कैविटी के अंदर हमारे सेल्स हैं
उसमें से अपन सेल निकालना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा पेनफुल लगता है एकदम इमेजिन करके कि अरे कैसे तोड़ेंगे अपन, पर ऐसे कुछ भी नहीं है। आप हल्की सी टूथपिक को स्क्रैप कर लेंगे ना अगर अपनी बक्कल कैविटी पे, तो भी उस पर सेल चिपक जाएंगे हजारों, ऐसा, ठीक है। अगर आपने आइसक्रीम की चम्मच से स्क्रैप कर लिया अंदर, वो वुडन वाली जो आती है, तो उस वुडन चम्मच पे बहुत सारे सेल्स आपके चिपक जाएंगे, जिसको कि आप बहुत ही केयरफुली स्लाइड पे ट्रांसफर करके जब डाई करके देखोगे तो बोलोगे बाप रे इतने सारे सेल आ गए मेरे। ऐसा होता है कि बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। हमें डाइल्यूट करना पड़ता है फिर उसको, कि हमें एक आधी सेल दिख सके, ठीक से देख पाए सेल्स को। तो चीक सेल्स का स्लाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो जेंटली स्क्रैप करना है इनर लाइनिंग ऑफ योर चीक विद अ क्लीन टूथपिक। हल्का से टूथपिक से अपन ने स्क्रैप कर लिया। स्मीयर टूथपिक ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। अब अपन उस टूथपिक को क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर रखने वाले हैं, ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं। जो हमने लिया है उसको अपन चिपका रहे हैं वो ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप एक मिथाइल ब्लू की स्टेन डालेंगे। अभी अपन ने मिथिलीन ब्लू देखा है, डार्क ब्लू कलर की स्टेन, उसकी स्टेन अपन डालेंगे उसके ऊपर। फिर कवर स्लिप डाल देंगे, ये स्लाइड होती है, इसके ऊपर मैंने चीक सेल्स रख दिए, मान लो ये रख दिए। इसके ऊपर मैं फिर से एक ग्लास स्लाइड डालती हूँ, मतलब छोटी सी ग्लास स्लाइड डालती हूँ। पहले तो मैंने मिथिलीन ब्लू डाल दिया इस पर, ठीक है। कैसे डालेंगे? ये ड्रॉप डाला मिथिलीन ब्लू का, ऐसे करके, तो ये मिथिलीन ब्लू आ गया इस पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक वापस से ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लाइड ऐड कर दूंगी, ताकि ये उसी जगह पर व्यवस्थित रहे, वहाँ से हिल नहीं जाए। तो ये ग्लास स्लाइड है, ठीक है, और सॉरी कवर स्लिप है, और ये हमारी ग्लास स्लाइड थी। ये कवर स्लिप है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हमारी ग्लास की स्लाइड थी, और ये हमारा सैंपल है जिसको हमने डाई किया हुआ है, सैंपल जिसके ऊपर अपन ने डाई किया हुआ है, डाई ऐड करी हुई है, ठीक है। जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें हमारे सेल्स कुछ इस तरीके के नजर आएंगे, चीक सेल्स, ठीक है। तो ये चीक सेल्स है बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, काफी इवनली मिथाइल ब्लू लेता है, ये मिथिलीन ब्लू लेता है, काफी ज्यादा मिथिलीन ब्लू की स्टेनिंग हो गई है। हालांकि हमें थोड़ा डाइल्यूट करके डालना चाहिए ताकि विजुअलाइज ठीक से हो पाए, पर न्यूक्लियस यहाँ पर भी डेंसली स्टेन हो रहा है, यहाँ पर भी डेंसली स्टेन हो रहा है। पहले प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस हमारा डेंसली स्टेन हो रहा था, वहां पर भी हो रहा है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिला जो आपका एनसीईआरटी पूछती है, whether are you able to observe the densely staining nucleus in the case of plant cell like onion peel as well as the animal cell like your cheek cell? The answer will be yes to it. Okay, चलिए अब आप देखते हैं सेल के न्यूक्लियस के डायग्राम में डिटेलिंग समझते हैं कि न्यूक्लियस में होता क्या क्या। तो ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस दिख रहा है। जब मैं न्यूक्लियस को ही केवल देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, तब मुझे क्या मालूम पड़ता है कि न्यूक्लियस के आसपास में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, इंस्टेड डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आसपास में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये एक प्रकार का। एंड इसमें आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में कहीं कहीं पे पोर्स बन रहे हैं, इस तरीके से ये पोर बन गया, ये एक पोर बन गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई सारे पोर्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये पोर्स की प्रेजेंस के कारण से हम बोलेंगे कि इधर से कुछ इधर ट्रांसफर भी हो सकता है, मतलब कि न्यूक्लियस के इनसाइड से साइटोप्लाज्म में भी सामान का मूवमेंट हो सकता है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के इनसाइड भी कुछ चीजों का मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट जो है अलाउड होगा, मूवमेंट कंप्लीटली हिंडर्ड या स्टॉप नहीं होगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज अलाउड है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट इनसाइड। ओके, अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है बहुत सारे मैगी नूडल्स की तरह फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या मजाक है, ये क्यों ऐसे प्रेजेंट है? ये इसलिए ऐसे प्रेजेंट है बच्चों क्योंकि इनको हमें रखना है। तो अगर कोई चीज को बहुत ध्यान से रखना है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जितना पॉसिबल कॉइल हो सके उतना कॉइल लेके रखो तो कम जगह पे आ जाती है, ठीक है। इमेजिन करो तुम लोग, तुम्हारे पास में बहुत ही लंबा कोई माइक का वायर है, जैसे कि मेरे पास में ये है, इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो ये इतना लंबा, अब मुझे इसको अगर रखना है तो मैं क्या करूं, उसको पूरे जमीन में बिछा दूं तो लंबा 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 चलेगा। लेकिन मैं चाहूँ तो उसको मैं फोल्ड कर सकती हूँ ऐसे फिंगर्स के बीच में लेके और छोटा सा ग्रुप बना के रख सकती हूँ एक जगह पे, ठीक है। तो दोनों तरीके पॉसिबल है।
तो आपको यहाँ पर सेल के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये सब बताने वाला कौन है सेल को? डीएनए। और डीएनए जो है वो हमारा क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर प्रेजेंट होता है ढेर सारा। और एक क्रोमैटिन थ्रेड जो है ये न्यूक्लियस में इस तरीके से प्लेस्ड है कि क्रोमैटिन थ्रेड जो है इट विल बी प्लेस्ड समवट लाइक दैट कि आपकी न्यूक्लियस में आसानी से वो अकोमोडेट हो जाए। ठीक है, तो लुक एट दिस डायग्राम राइट नाउ, दिस इज डीएनए। ओके, जस्ट अ सेकेंड, दैट स्लाइड वेंट वेयर? अरे ये क्या है? ठीक है, एक सेकेंड अपन चेक करते हैं इसको, कुछ एरर है इसमें होपफुली। इधर से डायग्राम होपफुली शायद निकल गया किधर। एनीवेज, नॉट एन इशू, वो डायग्राम पूरा समझा ही दिया था मैंने वैसे आप लोगों को। तो उस डायग्राम के रिस्पेक्ट में अभी हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हैं कि हमारा क्रोमैटिन थ्रेड जो दिख रहा है, क्रोमैटिन थ्रेड जो है इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स है ना, और ये क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट है। तो क्रोमैटिन थ्रेड मैगी की तरह दिख रहा है, ये एक्चुअली में है क्या, इसके पूरे डिटेलिंग को समझ रहे हैं अपन वन बाय वन। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड है। ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है इसको जब मैं खोल के देखती हूँ बच्चों, तब मुझे क्या मालूम पड़ता है कि क्रोमैटिन थ्रेड केवल एक मामूली थ्रेड नहीं है, बल्कि इसमें हमारे डीएनए, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए कैसे प्रेजेंट है? तो अब आप इमेजिन करो, धागे की गट्टी होती है घर पे, सुई धागे वाली। तो जो धागा होता है उसको आप लोग ऐसे ही रख देते हो क्या कहीं पे? नहीं, उसको प्रॉपरली आप ऐसे 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 कॉइल करके लाते हो, मार्केट से मिलता ही ऐसे। ठीक है, तो जो धागा है वो ऐसे मिलता है, एक पेपर के ऊपर लपेटा हुआ रहता है, सिलेंड्रिकल है ना, और उसके ऊपर आराम से लपेटा हुआ। डीएनए भी बहुत सारा है, इंफॉर्मेशन ढेर सारी है, उसको किसी पे लपेटना पड़ेगा मुझे, इजंट इट, ताकि मैं इसे कॉम्पैक्टली एक जगह पे रख सकूं। तो डीएनए जो है बच्चों, इसको हमने कुछ प्रोटीन्स के ऊपर लपेट रखा होता है, और उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है इनके ऊपर आपका डीएनए लपेटा हुआ है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है, क्यूबिकल सा। ठीक है, जहां पर ये एक ऑक्टामेरिक प्रोटीन है। ऑक्टामेरिक समझते हैं? ऑक्टामेरिक का मतलब हो जाएगा कि 8 स्मॉलर यूनिट्स मिलकर एक हिस्टोन प्रोटीन बनाती हैं। तो दिस इज एन ऑक्टामेरिक प्रोटीन। 8 स्मॉलर यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जिसके ऊपर की हमारा डीएनए जो है वो कॉइल्ड है समवॉट लाइक दिस। ठीक है, डीएनए इसके ऊपर हमारा कॉइल है समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इसको बहुत इलैबोरेटिवली क्लास 11th में पढ़ाते हैं हम लोग। देखिए, तो अब यहाँ पर ये 12th में पढ़ाते हैं, 11th में नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लपेटा हुआ डीएनए। अच्छा, इस तरीके से प्रेजेंट है क्रोमैटिन। तो हम तो बोलते हैं कि हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं एक सेल में। तो क्रोमोसोम्स कहाँ है? ये तो क्रोमैटिन नाम का थ्रेड दिख रहा है मुझे। क्रोमोसोम्स कुछ और नहीं है, बल्कि जैसे ही हमारा सेल डिवाइड करने वाला होता है, एक सेल से 2 सेल बनाने वाला होता है, वैसे ही ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है ये कंडेंस हो जाता है एंड कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम्स। ये हमारे क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो क्रोमैटिन थ्रेड विल बी कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स जस्ट बिफोर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि हमारे सेल में ऑल मोमेंट, जब भी हम बात कर रहे हैं, सेल अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन हमारा सेल अब डिवाइड करना वाला है, जैसे ही हमारा सेल माइटोसिस डिवीजन अंडरगो करने वाला है, वैसे ही हमारे सेल के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड जो है ये कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेगा। इतने क्रोमैटिन थ्रेड से टोटल 46 क्रोमोसोम्स हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं सेल डिवीजन के पहले। न्यूक्लियस का फायदा क्या, न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है ये देखो। तो पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियस जो है
न्यूक्लियस के फंक्शंस देखते हैं, तो वी कैन से न्यूक्लियस एज व्हाट, वी विल बी सेइंग अवर न्यूक्लियस एज ब्रेन ऑफ अ सेल, ऐसा बोल सकती हूं मैं, सेंट्रल हेड हो गया ये एक प्रकार से, ब्रेन या सेंट्रल हेड या कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, वैसे हर एक सेल का कंट्रोल सेंटर उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का एक ये फंक्शन हुआ। न्यूक्लियस का सेकंड फंक्शन, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन about working of a cell। जितनी भी इंफॉर्मेशन एक सेल को वर्क करने के लिए चाहिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है हम ये सब जानते हैं, हम डीएनए के फॉर्म में होती है ये बात जानते हैं, राइट। ये देखो, तो यहां पर हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज इन फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एक प्रकार का। ठीक है, उसके अलावा डीएनए इज कॉइल्ड अपॉन हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमाटिन थ्रेड। और क्रोमाटिन थ्रेड कैसा फॉर्म है, क्रोमाटिन थ्रेड अनकंडेंस्ड फॉर्म है। अनकंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, क्रोमाटिन थ्रेड कैसा फॉर्म है, क्रोमाटिन थ्रेड अनकंडेंस्ड फॉर्म है। ओके, अनकंडेंस्ड फॉर्म है। नेक्स्ट बात लिखते हैं अपन, क्रोमाटिन जो कि थ्रेड लाइक है, कंडेंस टू फॉर्म, क्या बनाएगा वो, क्रोमोसोम्स। only when cell is about to divide। जैसे हमारा सेल डिवीजन करने वाला है तभी क्रोमाटिन थ्रेड बनाता है क्रोमोसोम्स को। और क्रोमोसोम्स कैसे फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या ये वाली पूरी बात समझ में आई है? तो इसका ये हमें बेसिक्स समझ में आया, जनरल चीज़ें जो हम बात करते हैं। क्रोमैटिन अनकंडेंस्ड फॉर्म है, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, मैं जब आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी इस स्लाइड के, तब मैं आपको इसका इमेज भी अवेलेबल कराने की ट्राई करूंगी। ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों चला गया है। किधर भी नहीं दिख रहा है वो इमेज, आई डोंट नो हाउ इट्स डिलीटेड। ओके, एनीवेज, नाउ सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तब मैंने कहा कि हमारा क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो आप ये देख लो, अपन माइटोसिस में पढ़ेंगे हालांकि ये चीज, लेकिन अभी डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा क्रोमैटिन देखो अनकंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन सेल डिवाइड करने वाला है, ये डिवाइड करने वाला है देखो, तो हमारे प्रोफेज फिर हमारा मेटाफेज आता है। तो मेटाफेज में हमारा जो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, ये कंडेंस होकर क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। ऐसे यहाँ पर तो सिर्फ पिक्चर दिखाई है, तो इन्होंने 23
पेयर क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स नहीं बनाए, पर ह्यूमन की रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म 46 क्रोमोसोम्स, जिनको कि अपन 23 पेयर क्रोमोसोम्स भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल। अच्छा, फिर आता है आपके पास में एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा अपन ने अभी तक, जिसमें कि डीएनए प्रेजेंट था, तो हम देख रहे थे कि यूकैरियोटिक सेल के पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सब चीजें। पर जब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल की, ये कैसा सेल है बच्चों? ये है प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसके पास में डीएनए तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि डीएनए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, पर वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ऐसे ही प्रेजेंट होता है सेल साइटोप्लाज्म में। ये देखो, ये सेल दिख रहा है, इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली पड़ा हुआ यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, क्रोमोसोम ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्रोमोसोम के अलावा इसके पास में और भी डीएनए होता है दूसरा, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। बैक्टीरिया के पास में क्रोमोसोमल डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, पर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस की, तो आप इस डायग्राम में देखेंगे एक यूकैरियोटिक सेल के पास में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट के पास में भी है। यूकैरियोट के पास में न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट के पास नहीं है। यूकैरियोट के पास में डबल मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, प्रोकैरियोट के पास में नहीं है। यूकैरियोट के पास में राइबोसोम है, लेकिन ये होता है ATS टाइप का, ATS टाइप का राइबोसोम होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के पास में राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का होता है, थोड़ा सा लेस एडवांस टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ यूकैरियोटिक एंड अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो अपन इसके डिफरेंसेस लिख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल and a prokaryotic cell, prokaryon and eukaryon। यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो मतलब कि प्रिमिटिव, प्रो मतलब आजकल का प्रो तो अलग बात हो गई, ये तो बहुत प्रो इंसान है, पर एक्चुअली में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो अभी आप किसी को प्रो बोलने के पहले 2 बार सोचोगे कि एक प्रो इंसान है कि एक प्रो इंसान है, कौन सा प्रो है। देखो, तो प्रो मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव, और कैरी ऑन का मतलब तो होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल जो है, इसके पास के लिए क्या क्या बातें अपन बोलेंगे कि ये जो है ये कंटेन्स double membrane bound nucleus surrounding genetic material डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर एनवेलप लिखना चाहती थी मैं। ठीक है, और वी कैन से न्यूक्लियस। और इस वाले केस में कंटेन्स क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड डीएनए scattered in cytoplasm itself। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे यहां पर। और इस वाले केस में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं।
ठीक है, तो ये दो बातें अपन ने समझी। तीसरी बात, इसके पास में राइबोसोम होता है 80S टाइप का, और इस वाले के पास में राइबोसोम होता है 70S टाइप का। सो वी कैन से 70S, सॉरी ये तो यूकैरियोटिक है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट, और यहाँ पर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस अपन ने इसके लिख लिए हैं, और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं इनके अलावा, कुछ ज़्यादा ही मैंने इसको जूम आउट कर दिया लगता है, जूम इन करेंगे अब ठीक से विजिबल है शायद ये। सो दिस इज how our lecture gets completed and we are done with the cell wall as well as the cell wall as well as nucleus, ये दोनों कवर कर लिया। तो बच्चों ये इस प्रकार से जब मैं क्लासेस ले रही हूँ तो आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस ये फील हो सकता है दैट वी आर नॉट टॉकिंग सो मच हेलो बच्चों, हाय बच्चों, कैसे चल रहा है, और ये वो ऐसे नाम ले लेके मैं नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग लाइव क्लासेस। उसका मेजर या सोलो रीज़न ये है कि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई के थॉट से आ रहे हैं, दे विल बी गेटिंग डाइवर्सिफाइड एंड दे विल बी कीपिंग ऑन टॉकिंग इन द लाइव चैट्स, नॉट फोकसिंग मच ऑन दी सब्जेक्ट एंड डेटा स्पेशली, जिसके लिए हम लोग पढ़ने आए हैं। तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशंस आर कंपेरेटिवली बेटर व्हेन कंपेयर टू द लाइव वंस। आई होप दैट यू विल बी लाइकिंग दिस सेशन एंड प्लीज डू शेयर एंड do not forget to subscribe this channel if you are non-subscriber and yet watching the video. प्लीज़ सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ में कमेंट भी कर दिया करो कि लेक्चर समझ में आ गया है या नहीं, एंड आप मेरे साथ में प्रोपोर्शनेटली चल रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन।